संविधान खतरे में है कहने वाले मोदी विरोधियों का तर्क है कि नरेंद्र मोदी आपका यानी जनता का राशन कार्ड बदल देंगे। सच में वो नरेंद्र मोदी जो जरूरतमंद परिवारों को फ्री में अनाज की स्कीम चला रहे हैं, उसे लगातार मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। नरेंद्र मोदी क्या जमीन छीन लेंगे? ये भी तर्क मोदी विरोधियों का है। ये सब वोट चोरी नैरेटिव की अपार विफलता के बाद कहा जा रहा है। मतलब हद है भाई। किसी को पकड़ कर ले आते हैं और कहते हैं बोलो तुम्हारा वोट चोरी हो गया। वो कहता है कि जी हां वोट चोरी हो गया। जैसे ही राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ जाता है, कहता है कि मुझे तो ऐसा बोलने के लिए कहा गया था, मेरा वोट तो है ही, कई सालों से कई बार से मैं यही वोट कर रहा हूं। मतलब क्या चल रहा है इस देश में? मजाक चल रहा है। नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए पहले फेक नैरेटिव, फिर फेक गवाह और इन सब के लिए फेक यानी फर्जी आंकड़े। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर जो फेक नैरेटिव फैलाया गया, अब उसकी पोल खुल चुकी है। हालांकि फर्जीवाड़ा करने वालों की दलील सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो चुकी है, लेकिन फर्जीवाड़े का जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूं कैसे गलत आंकड़ों के जरिए सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश हुई। दरअसल चुनाव का विश्लेषण करने वाले सीएसडीएस लोक नीति के सह निदेशक संजय कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक डेटा पोस्ट किया था। दावा किया गया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 40% से ज्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई कुछ क्षेत्रों में। दावा किया गया कि नासिक पश्चिम में 47% मतदाता बढ़े, हिंगाना में विधानसभा क्षेत्र में 43% मतदाता बढ़े। जैसे ही चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने ये आंकड़ा जारी किया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने इस पोस्ट को आगे बढ़ाया और अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल भी किया। चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए, जो वो रोज ही करते हैं। लेकिन इस मामले में नया ट्विस्ट तब आया जब सीएसडीएस की तरफ से संजय कुमार ने अपनी गलती मानी और अपना पुराना पोस्ट ही डिलीट कर दिया। संजय कुमार ने पोस्ट डिलीट किया तो पवन खेड़ा ने भी पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन बीजेपी ने स्क्रीनशॉट्स को शेयर कर कांग्रेस और चुनाव विश्लेषक संजय कुमार पर सवाल उठाए। अब सवाल पब्लिक का है कि सीएसडीएस ने माफी मांगी, क्या कांग्रेस भी माफी मांगेगी? यही है आज सवाल पब्लिक का। वोट चोरी पर फेक आंकड़े और फेक नैरेटिव के खुलासे के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अभी तक चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा देने या माफी मांगने की बात ही कर रहा था। अब बीजेपी भी मांग कर रही है कि राहुल गांधी फेक नैरेटिव फैलाने के लिए देश से माफी मांगे। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा इस पे ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी सीएसडीएस के डेटा पे आधारित हैं। 40 घंटे तक ये जो झूठ परोसा गया, जो अफवाहों का बाजार गर्म किया, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? ये जो अपने आप को सर्वे संस्था बता रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये कठपुतली है राहुल गांधी जैसे नेताओं के हाथ में। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पर हैं। ये मोदी लोगों के राशन कार्ड छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे वाली बातें इसी यात्रा में राहुल गांधी लोगों के बीच बोल रहे हैं। जैसे 2024 के चुनाव में वो घूम घूम कर कह रहे थे कि बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म समझो। भाई नरेंद्र मोदी 3.0 को सत्ता में आए 1 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है, संविधान बचा हुआ है ना, सब कुछ संविधान के मुताबिक ही हो रहा है ना। ये बात अब दर्शकों को भी समझ में आने लगी है, इसलिए वो संविधान खत्म होने वाले नैरेटिव को खत्म होता देख रहे हैं। फिर ये वोट चोरी वाला नैरेटिव, और वो भी बिना हलफनामे के और धमकाकर। सुनिए राहुल गांधी को। भाई और बहनों, पहले
पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। आज गजब ही हो गया। एक महिला वोटर को राहुल की टीम ने खड़ा किया और कहा, बताओ सच्चाई देश को, कैसे तुम्हारा वोट काट दिया गया। लेकिन रंजू देवी नाम की इस महिला वोटर ने मोदी विरोधियों के फेक नैरेटिव की सच्चाई ही देश को बता दी। सुनिए और समझिए कि हुआ क्या। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। वार्ड सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ। और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, मोदी को वोट की सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकते, इसीलिए झूठे नैरेटिव का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। सवाल नंबर 2, वोट चोरी के आरोप का बुनियादी आंकड़ा ही गलत निकला, क्या देश से माफी मांगेंगे राहुल गांधी? सवाल नंबर 3, राहुल गांधी के इस आरोप का आधार क्या है कि मोदी लोगों का राशन बंद कर देंगे, जमीन छीन लेंगे? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा, इश्करन भंडारी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हमारे साथ राजेश गुप्ता नेशनल स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं एडवोकेट निखिल जैन, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, बादशाह आलम जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल संजय कुमार जी को डायरेक्टर सीएसडीएस को जाता है। संजय कुमार जी, आज आपने एक ट्वीट किया और आपने आज देश से माफी भी मांगी। आपने कहा कि आपके एनालिसिस में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी। डेटा के साथ ये अक्सर हो सकता है, हो जाता है। आपने माफी मांगी, शायद ये आपका बड़प्पन है, बट आपको लगता है कि ये जो वोट चोरी का नैरेटिव है, कहीं ये आज लड़खड़ा गया है? क्योंकि अब तक इसी नैरेटिव पर था कि महाराष्ट्र में धांधली हुई, हरियाणा में धांधली हुई, अब बिहार में हो रही है। क्या आज ये सारे नैरेटिव पर सवालिया निशान लग गया? मैं ये नहीं कह सकता कि सारे नैरेटिव पे सवालिया निशान लगेगा या नहीं लगेगा। मुझे तो सिर्फ इस बात का पता है कि जब इस बात की चर्चा बार बार हो रही थी कि महाराष्ट्र में कितने वोटरों का एडिशन हुआ लोकसभा और विधानसभा के बीच में, तो तमाम अलग अलग आंकड़े आ रहे थे और इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सोचा इन आंकड़ों की सत्यता को जाननी चाहिए। तो हमने अपने डेटा टीम को कहा कि क्यों ना जो लोकसभा में विधानसभा क्षेत्र जो है उनके कितने वोटर थे 2024 के लोकसभा में वो देख लो, और अगर हमें विधानसभा क्षेत्र में जो वोटर हैं दोनों की का डेटा अगर अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन के साइट पे, उसको कंपेयर करके देखना चाहिए कि आखिर कितने वोटर बढ़े हैं। दोनों डेटा उपलब्ध था इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, उसको जांचने की कोशिश की। दोनों जगह एक्सेल फाइल और पीडीएफ फाइल उपलब्ध है। दोनों जगह एक्सेल फाइल हमारे डेटा टीम ने उसको निकाला और देखा, तो ओवरऑल तो ये दिखाई पड़ता है कि 40 लाख से थोड़े से ज्यादा वोटर जुड़े हैं दोनों चुनाव के बीच में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में। लेकिन जब दोनों डेटा को एक साथ लगाया गया, उसमें एक मिस्टेक हुई, एक रो ऊपर नीचे हो गया, तो उसमें तो हमें पता नहीं चला।
हमने तो जो दिखा, हमने लगा कि भाई 47% वोट नासिक वेस्ट में बढ़ गए और हिंगना में 50%। यही गलती तो सारी कंस्टिट्यूंसी में हुई होगी, लेकिन ओवरऑल फिगर ठीक था। हमने अपने डेटा टीम से 2-3 बार पूछा कि क्या डेटा ठीक है, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने अपने हिसाब से तो किया था काम, उन्होंने कहा ठीक है डेटा। हमने उसको ट्वीट कर दिया। कल हमें इस बात का पता चला, एक पत्रकार ने हमें बताया कि आपने डेटा कहां से लिया है। तो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। तो उन्होंने बताया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप कहां गए। हमने उसको देखा और तब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि देखिए एक रो की गलती है, आपने 125 नंबर की जो कंस्टिट्यूएंसी है नासिक वेस्ट को 124 से कंपेयर कर दिया और 50 को 49 से कंपेयर कर दिया। दो डेटा, क्योंकि हमने दो कंस्टिट्यूएंसी और दो कंस्टिट्यूएंसी जो बॉटम में थी उसका, तो सारी कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो है, कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो डेटा वो गलत था। तो हमने उसको डिलीट किया ट्वीट को और आज सुबह हमें लगा कि ये तो भारी गड़बड़ी है, क्योंकि हमने जब देखा था कि इसको किस तरह से राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल कर रही है, तो हमने उसके लिए माफी मांग ली और एक ट्वीट किया। लेकिन संजय कुमार जी, पूरा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा था पार्लियामेंट में, सड़क पर, कोर्ट्स में, वो पूरा उल्टा पड़ गया। आपको कहा जा रहा है कि सीएसडीएस की फंडिंग कहां से आती है। आप योगेंद्र यादव जो अपने आप को एनालिस्ट बताते हैं, और वो आज पॉलिटिशियन हैं, आप उनके शागिर्द हैं, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आपने तो माफी मांग ली, लेकिन अब तो तीर निकल गया। तीर जो निकल गया वो वापस तो जा नहीं सकता तरकश में। अब इस निकले हुए तीर का क्या करेंगे, क्योंकि ये तीर लेकर राहुल गांधी तो चले गए हैं वोटर अधिकार रैली में, और वहां कह रहे हैं लोगों के अब राशन कार्ड भी छिन जाएंगे, लोगों की जमीनें छिन जाएंगी। मैं पूछना चाहती हूं कि अब आप घड़ी को पीछे कैसे करें? घड़ी को तो पीछे नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमने ये बताया है कि वो आंकड़े गलत हैं, और अगर कोई भी समझदार नेता या कोई भी व्यक्ति उन्हीं आंकड़ों को लेके जाके अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा, जनता के बीच में जाएगा, लोग उनकी बात को नहीं मानेंगे। उन्हें नए सिरे से अपने आंकड़े तलाशने होंगे और जहां उन्हें गलती दिखाई पड़ेगी उन आंकड़ों के साथ जाना होगा। हमने ये आंकड़े उनके लिए नहीं परोसे थे, हमने तो जनरल एक डाला था। तो मुझे लगता है अगर कोई इसके बाद भी, जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, ये आंकड़ा सही नहीं है, और फिर भी अगर आप इसी आंकड़े को लेकर इस्तेमाल करके नैरेटिव बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक पुअर पॉलिटिक्स होगी और इस पर कोई जनता भरोसा नहीं करेगा। तो एडवोकेट निखिल जैन, पुअर पॉलिटिक्स का अब आपके ऊपर आरोप है कि आप पुअर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डेटा सिर्फ डिलीट कर देने से, अपना ट्वीट डिलीट कर देने से क्या आपके सारे ये जो फेक न्यूज के पाप हैं ये धुल जाएंगे? और निखिल जैन, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि क्या आप फिर से डरा धमका कर वोट और अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं? क्योंकि कभी कह रहे हैं जमीन छिन जाएगी, कभी कह रहे हैं राशन कार्ड छिन जाएगा, और घड़ी घड़ी जिनका नाम आप कह रहे हैं नहीं है वो आकर कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारा नाम तो है। तो ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? नाविका जी, सबसे पहले तो शायद से सीएसडीएस की डेटा टीम से एक गलती हुई है, रिसर्च टीम से गलती हुई है, और संजय जी यहाँ पर मान रहे हैं। मेरे ख्याल से टाइम्स नाउ की भी रिसर्च टीम से एक गलती हो रही है कि आप सीएसडीएस के उस ट्वीट को राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से या फिर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कभी भी सीएसडीएस के उस महाराष्ट्र के उस ट्वीट पे कभी रिलाय करा ही नहीं। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन के डेटा यूज करके बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा इलेक्शन में महादेवपुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो धांधली हुई उसकी बात करी, सीएसडीएस की तो कभी बात करी ही नहीं। उनका एक जनरल आरोप जरूर रहा है कि महाराष्ट्र इलेक्शन में गड़बड़ियां हुई हैं, और वो गड़बड़ियां अगेन इलेक्शन कमीशन का डेटा है, कोई सीएसडीएस की डेटा की जरूरत नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन का ये डेटा नहीं है कि लोकसभा से और विधानसभा चुनाव में 40 लाख से ज्यादा वोटर पड़े? क्या ये डेटा इलेक्शन कमीशन का खुद का नहीं है कि 5 बजे तक तो 55% वोट डले थे, लेकिन फाइनल वोटर टर्नआउट 67% आता है, 12% बढ़ के, जबकि पोलिंग 6 बजे खत्म हो जानी थी। राहुल गांधी के आरोप इन चीजों पे आधारित है और सीएसडीएस पे नहीं। सीएसडीएस एक तो पवन खेड़ा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुझे शायद गलती लगी होगी, आप ठीक ही कह रहे हैं, वो किसी और पार्टी के लोग होंगे, शायद कांग्रेस के नहीं है, और शायद उनका कोई ओहदा भी नहीं है कांग्रेस में। मैं ही गलती कर रही होंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कभी गलती कर ही नहीं सकती। माफी मांगती हूँ, लेकिन राधिका खेड़ा जी, हमसे गलती हो गई, हमें सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो कभी गलती नहीं करती, उनकी हर बात सच पे आधारित होती है। जवाब दीजिए।
नाविका जी, शुरुआत इस वीडियो से करते हैं। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चुनाई आयोग। ये वीडियो है राहुल गांधी जी का, जो आज बिहार में बैठ के भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। रोज सुबह शाम चुनाव आयोग को गाली देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग खुद बोल नहीं पाते हैं। ये लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव आयोग से। देखिए, ये तो इनके हालात है। यहाँ पे आके बोल रहे हैं बिहार में कि मोदी जी आपकी जमीन छीन लेंगे, मोदी जी आपका राशन छीन लेंगे। जिस आदमी के अंदर राशनल ही नहीं है, जो वो राशन की बात कर रहा है। चुभन उसी दिन से थी जब ये सपना सच हो गया कि 81.35 करोड़ लोग को फ्री राशन भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार देती है। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। जिस गरीबी हटाओ की बात गांधी परिवार करता था और कभी कुछ नहीं किया। और मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सपना सच करके दिखाया कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। और विश्व का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, जिसमें 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। तो तकलीफ तो होनी थी कि देश तरक्की क्यों कर रहा है, देश का हर नागरिक भरपेट खाना क्यों खा रहा है और देश का नागरिक गरीबी से बाहर क्यों आ गया है। और काट की हांडी नाविका जी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार चढ़ चुकी है लोकसभा में, इनकी थोड़ी सी सीटें बढ़ गई क्योंकि उन्होंने संविधान की कॉपी लहराई और बोला संविधान खतरे में है। बाद में पता चला कि जो संविधान की कॉपी राहुल बाबा लिए फिरते हैं वो अंदर से खाली थी। एक रिपोर्टर के ने ही खुलासा किया कि जो कॉपी राहुल गांधी लेकर घूमते हैं उसके अंदर कोई कागज ही नहीं थे, ब्लैंक कॉपी थी। खैर, लेकिन अब वापस मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है कि भाई साहब ने ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर पवन खेड़ा ने ट्वीट डिलीट कर दिया। मैं आज इनसे संजय जी से पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, आपने तो ट्वीट कर दिया सर बिना कोई जांच पड़ताल करे, और वो ट्वीट व्हाट्सएप के जरिए, अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए गांव-गांव तक पहुंच गया। और गांधी परिवार हो चाहे उनका इंडिया अलायंस हो, वो जो फेक नैरेटिव बना रहे थे हमारी देश की संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, वो तो आपने धज्जियां उड़वा दी उनकी। आपका एक सॉरी वाला ट्वीट तो नहीं गया, क्योंकि वही लोग जो वो आपका गलत ट्वीट घर घर पहुंचा रहे थे, अब ये किसी को नहीं बताएंगे पवन खेड़ा की मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया, ना रणदीप सुरजेवाला ना कोई और। यहां पे आके उनके प्रवक्ता कहेंगे कि राहुल गांधी ने तो इस पे चर्चा नहीं करी, लेकिन इन सब ने अपने व्हाट्सएप से, अपने सोशल मीडिया से घर घर वो ट्वीट पहुंचाया और देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर क्वेश्चन उठाया। उसका खामियाजा कौन भरपूर करेगा? आपने तो आके आराम से सॉरी कह दिया। सॉरी क्या होता है? ठीक है, कोई भी कल आके मर्डर करके चला जाएगा और सॉरी करके चला जाएगा। आपके खिलाफ यही सवाल है मेरा, यही सवाल है निखिल जैन मेरा कि आपका जो तीर है वो तो निकल गया और जगह जगह ये व्हाट्सएप पर फैलाया गया, ये झूठ फैलाया गया और झूठ के सहारे की राजनीति से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कभी आप लोगों को डराते हैं, अरे सीए आ गया आपकी तो अब नागरिकता छिन जाएगी। कभी आप कहते हैं अरे भाई फार्म लॉ आ गए अब किसानों की जमीनें छिन जाएंगी। अब आपके पास सबसे बड़ा हथियार है कि इलेक्शन कमीशन, बीजेपी आपका वोट छीन रहा है। आप जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मतलब जो पेरेंटल हाउस है आगरा में, उसके बाहर लोग धमकी लेकर और 2 लोग मारने पीटने को पहुंच गए कि पुलिस और पीएससी को सामने आना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूं कि आज कांग्रेस पार्टी क्या देश से माफी मांगेगी? बताइए नाविका जी, उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर की और क्या पुलिस व्यवस्था की सिचुएशन है कि मुख्य चुनाव आयोग के घर के बाहर गुंडे बंदूक लेके पहुंच जा रहे हैं? योगी जी से हमें सवाल पूछने चाहिए। यहाँ पर एक बात हो रही है कि किस तरीके से झूठ फैलाया जाता है। गुंडे नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे। नहीं, ये बताया जा रहा है। भाई आप भड़काएं लोगों को और दोष दें योगी जी को। कमाल है, बहुत बढ़िया। ईश्वरन भंडारी अनार्की, अराजकता ये फैलाएं और दोष दें योगी आदित्यनाथ को। नाविका जी, ये पहली बारी मैंने सुना है कि आप पब्लिक मंचों से थ्रेटन करें इलेक्शन कमीशन को कि देखो बाद में तुम्हारे साथ क्या होगा। आपके समर्थक बात की जगह अभी से शुरू हो जाएं। और ये सिर्फ घर के बाहर की बात नहीं है। आप देखिए सोशल मीडिया पे किस तरह उनके परिवार के बारे में कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनकी सर्विस के ऊपर किए जा रहे हैं, उनके कपड़ों पे किए जा रहे हैं।
आपने एक व्यक्ति की हर पर्सनल एंगल को भी उठाना शुरू कर दिया है ताकि आप उसको इंटिमिडेट कर पाए। एक साधारण आदमी के अगेंस्ट भी आप करें तो ये कानूनन सब अपराध है, पर यहां पे कोई ब्यूरोक्रेट काम कर रहा है तो आप उसको इंटिमिडेट करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। कोई इसको अपराध नहीं मानेगा। अगर इस पे सरकार एक्शन ले तो आप बोलेंगे डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है। एवरी ऑफिसर ऑल्सो हैज अ पर्सनल लाइफ। आपको अटैक नहीं करनी चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से निखिल जैन भी उससे एग्री करेंगे, नहीं करते तो उनकी मर्जी है। पर अब आ जाते हैं जो सीरियस इश्यूज हैं इसको लेके। नाविका जी, हम सब सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसकी पूरी स्ट्रैटेजी यही होती है, एक फेक डाटा पॉइंट क्रिएट करो, उससे फिर भ्रम पैदा करो, उस भ्रम को पूरे समाज में स्प्रेड करो, अपना मतलब पूरा करो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उसको वायरल कर दो और उसके बाद आके हाथ ऐसे झाड़ दो और बोलो मुझसे गलती होगी, इनोसेंटली मैंने ये काम कर दिया। जबकि ये इतना इनोसेंट था नहीं था वो तो जांच का विषय है। पर एक बात क्लियर है, झूठ के ऊपर या लोगों को डरा के राजनीति लंबी नहीं चलती। यही डर पैदा किया गया था जीएसटी पे, गब्बर सिंह टैक्स पे। वही डर पैदा किया गया था रफाल पे कि पूरा देश बेच दिया गया, रफाल खरीदने में करप्शन है। वही डर बार बार पैदा किया गया है और वो हर बारी फ्लॉप होता है। पर एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आज एक और बड़ी संस्था की इंपॉर्टेंट बात है, जुडिशरी की। कल तक कहा जा रहा था कि जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देती है सरकार, इसलिए जुडिशरी हमारे देश में इंडिपेंडेंट नहीं है। और उसके बाद जाके विपक्ष चूज किसको करता है? एक रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे ख्याल से प्रोमिनेंट जजेस, एमिनेंट जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिलनी चाहिए। पर क्या विपक्ष, अगर एक फॉर्मर चीफ जस्टिस जस्टिस गोगोई राज्यसभा का मेंबर बने तो वो प्रॉब्लम है, पर विपक्ष अगर एक जज को वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाए वो जीत जाए तो वो सही है। भैया थोड़ी तो शर्म लाओ अपनी हिपोक्रेसी के अंदर। कहीं बादशाह आलम जी तो ले आओ। बादशाह आलम जी, मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, आज ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, अब इसका क्या होगा? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा माहौल बनाया गया था कि चोरी होता है, ये होता है, वो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या क्या नाम बुलाए गए, अब आज तो पता चल गया कि ये जो डेटा है ये सब उल्टा पुल्टा हो गया। इसीलिए आपकी थियोरी भी उल्टा पुल्टा हो गई, महाराष्ट्र की थियोरी उल्टी हो गई, तो फिर अब बिहार का क्या होगा? झूठ से आपकी गाड़ी कितनी आगे बढ़ेगी, मुझे आज ये बता दीजिए, क्योंकि आज पब्लिक ये सवाल पूछ रही। देखिए नविका जी, ये झूठ कौन बोल रहा है ये देश देख रहा है। और जहां तक आपने जो है वोट अधिकार बचाओ यात्रा की बात कर रही हैं आप, 79वां जो है अभी इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन मनाया गया और ये इतने दिन आज़ादी के हो गए, लेकिन जिनको वहाँ से वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, जो गरीब, शोषित, वंचित, भूमिहीन, जिनके पास एक वोट का ही अधिकार बचा हुआ था, तो वो भी ये भाजपा की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलके उसको छीनना चाहती है। तो इस वक्त जो लोग वहाँ जो रैली के अंदर जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह से वहाँ मिल रहा है रेस्पॉन्स, तो वो सारे पब्लिक वो है कि जिनका वोट का भी अधिकार खत्म किया जा रहा है। ये रैली जोड़ो वाली नहीं है, चला जाएगा मैडम, ये जोड़ो वाली रैली नहीं है, छीन रहे हो, ये अधिकार वाली रैली है। आप तो रैली और रैली में कंफ्यूजिया गए हैं। राधिका खेड़ा जी, अब भारत जोड़ो खत्म हो चुका, अब तो वोटर अधिकार रैली है। अब बादशाह आलम जी तो कंफ्यूजिया गए हैं। मीडिया कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और ये चुनाव आयोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मैडम। आलम साहब, ये राहुल गांधी ये और कौन तेजस्वी यादव कंफ्यूजन है? ये बताइए, ये कौन है? ये कौन है? सुनिए। अरे आलम साहब सुनिए, मेरा नाम राधिका है, आपका नहीं। सुनिए, आप हमें, अरे अब आप हमें सुनिए, मेरा नाम राधिका है। राधिका की बारी, आपकी बारी हो चुकी है। अपनी बात तो रख दूं। अच्छा कहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो CSDS का जो डाटा दिया हमारे संजय जी ने, एक ये सर्वे का रिपोर्ट है, तो क्या इसमें एक ही पॉइंट था क्या कि एक कंस्टिट्यूएंसी का इन्होंने डाटा दे दिया और सवाल इसमें नहीं थे? चलिए, ये तो अटेंशन डाइवर्ट करने का मामला है जो राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और जो आपके अनुराग ठाकुर जी ने किया। तो इससे तो ये पता चल गया ना कि हाँ वोट की चोरी हो रही है
और किस तरह से चोरी हो रही है, तो इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इंक्वायरी, तो आप गलत डेटा यूज करने वालों पर होनी चाहिए। इंक्वायरी तो जो लोगों को डरा रहे हैं उन पर होनी चाहिए, लेकिन आप इंक्वायरी सिर्फ इलेक्शन कमीशन की चाहते हैं। राधिका खेड़ा जी मुझे ये बता दीजिए, वोटर जोड़ो यात्रा है कि वोटर अधिकार यात्रा है कि भारत जोड़ो यात्रा है, सब कुछ कंफ्यूज आ गया यहाँ। ये झूठ फैलाओ यात्रा है जिसका सबूत ये महिला है। वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए। बिल्कुल, हमने शो के शुरू में सुनवा दिया इन महिला को। जैसा कहता है वही इससे बिल्कुल अब ये महिला जो बोल रही हैं, तो इस पे तो राहुल गांधी के जो लोग इनको लेकर गए उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। और जैसे ही हम लोग जेल भेजेंगे ये लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे जी संविधान खतरे में, हमें उठा के ले गए। जो लोग देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरीके का दुष्प्रचार कर रहे हैं, चाहे संजय साहब हो चाहे ये हो, अरे जाएंगे, भेजा किसी को नहीं, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, अदालत भी नहीं छोड़ेगी, ना सरकारें छोड़ेगी, ना पुलिस छोड़ेगी। बहुत हो गया कि राहुल गांधी के कहने पर आपके बीच में मैं बोली नहीं थी, चुपचाप सुनिए, आपके बीच में मैं बोली नहीं थी और बहुत जिम्मेदारी से भाजपा की प्रवक्ता नहीं, मैं देश की बेटी, देश की नागरिक होने के नाते, मैं देश की नागरिक होने के नाते ये बोल रही हूँ। देश के नागरिक होने के नाते आप समझिए कि देश में कानून व्यवस्था होती है, जेल अदालत बेचती है, सरकारें नहीं बेचती, जेल जाना पड़ेगा, जेल अदालत बेचती है, सरकारें नहीं बेचती। बहुत जिम्मेदारी से देश की नागरिक होने के नाते संविधान को समझिए, संविधान को समझिए, देश की नागरिक है तो संविधान को समझिए। संविधान से आपको क्या लेना देना निखिल जैन जी? निखिल जैन जी, संविधान से आपका क्या लेना देना? संवैधानिक संस्थाओं का रोज आप मजाक उड़ाते हैं, लेक्चर यहाँ दे रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं का। नाविका जी आप मुझे 1 मिनट देंगी तो बहुत सारे पॉइंट्स पहले के रह रहे हैं जिन्हें मैं एड्रेस करना चाहता हूं। आप अपनी बात जरूर रखिएगा, लेकिन सवाल पब्लिक के आ रहे हैं, अपने टाइम से आपको दूंगी। राहुल जैन भोपाल एमपी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस का फेक नैरेटिव ध्वस्त हो गया, अब राहुल, अखिलेश, तेजस्वी कौन सा नया नैरेटिव खड़ा करेंगे? पुष्पक गौतम रायपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, क्या राशन कार्ड और जमीन छीन लेने की बात कहकर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की तरह भ्रम फैला रहे हैं? ये पब्लिक पूछ रही है। मनमोहन अग्रवाल का वाराणसी यूपी से सवाल है, राहुल गांधी रोज नए दावे कर रहे हैं लेकिन 24 घंटे होने से पहले ही उनके दावे की हवा निकल जा रही है, क्या तब भी हलफनामा नहीं देंगे? अब इन सवालों का जवाब दीजिए निखिल जी। बिल्कुल नविका जी, खाली राहुल जी ने वोट चोरी के आरोप नहीं लगाए हैं, अनुराग ठाकुर जी ने भी लगाए हैं, लेकिन फॉर सम रीजन हमारे चुनाव आयुक्त ने केवल और केवल राहुल गांधी से हलफनामा मांगा, लेकिन अनुराग ठाकुर से नहीं मांगा। और राहुल गांधी से वो हलफनामा रूल 23B का हवाला देके मांगते हैं, जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स पे अप्लाई होता है, इलेक्शन के बाद होने वाले इस तरीके के गंभीर आरोपों पे अप्लाई नहीं होता। और अगर हलफनामों के इतने ही शौक हैं तो वो क्यों नहीं एक हलफनामा दे देते कि बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा की वोटर रोल में कोई धांधली नहीं थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई धांधली नहीं थी। आज आरोप राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे ये उठाए जा रहे हैं कि वो लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन छीन ली जाएगी, तुम्हारा राशन कार्ड छीन लिया जाएगा। ये आरोप उठाने वाले तब कहां थे जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे लोगों को आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी भैंस छीन ली जाएगी, टोपी पहनने वालों में बांट दिया जाएगा, और पता नहीं किस कदर के अभद्र भाषण दे रहे थे। आज बहुत कद्र हो रही है लोगों को चुनाव आयुक्त की, और कह रहे हैं कि किस तरीके से संवैधानिक संस्था पे और उनके आयुक्त पे आवाज नहीं उठानी चाहिए, उन पे आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये क्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी 2002 में, जिसके लिए उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी से फटकार मिल रही थी। उस समय के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे JM लिंगडो, उनको बोलते थे इटली से आए हैं और चुनाव इसलिए फेरबदल कर रहे हैं क्योंकि वो ईसाई हैं। उनके धर्म पे उनका मजाक उड़ाया गया। किस तरीके से हामिद अंसारी जो एक वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी रेजिग्नेशन के उनके फेयरवेल पे क्या बोला गया कि आप सारे टाइम सऊदी अरेबिया में थे, तो आपकी सोच मुसलमानों जैसी ही होगी, आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा एक सेक्युलर दायित्व निभाना। इस तरीके के भद्दे आरोप नरेंद्र मोदी ने सालों साल 2002 से उससे पहले से सारी संवैधानिक संस्थाओं पे, राजनेताओं पे, अधिकारियों पे लगाते आए हैं। लेकिन आज जब उनके लैपटॉप चुनाव आयोग पे कोई सवाल उठ रहे हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने लैंग्वेज, निखिल जैन, लैंग्वेज, इस तरह की भाषा इस्तेमाल
इस्तेमाल करना एक एडवोकेट को तो शोभा नहीं देता है, लेकिन अगर आप भाषा की मर्यादा को भूल जाएंगे तो मैं कम से कम नहीं भूलूंगी। मैं बिल्कुल ऐसी भाषा की निंदा करती हूं। ये भाषा किसी को किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन राधिका खेड़ा जी, आप माफी मांगिए। एक तरफ आप कह रहे हैं योगी जी का यूपी में कंट्रोल नहीं है, और दूसरी तरफ भाषा इस तरह की इस्तेमाल करके लोगों को उत्तेजित करने का आप काम कर रहे हैं। बहुत निंदनीय है ये। राधिका खेड़ा जी, चैनल तो बिल्कुल इसकी कोई जगह नहीं देता इस तरह की भाषा को। राधिका खेड़ा जी नहीं, अब निखिल जैन जी आपका फेडर डाउन है, राधिका जवाब देगी। नाविका जी, के सुंदरम हो, नागेंद्र सिंह हो, आर.के. त्रिवेदी हो, वी.एस. रामादेवी हो, टी.एन. शेषन हो, एम.एस. गिल हो, एन. गोपाल स्वामी हो, चाहे नवीन चावला हो, या आज इनके वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हो, ये कौन से डॉग थे ये शायद ये स्वयं खुद बता देंगे। मैं इनके जैसी भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहती। लैब डॉग, पपी डॉग या बिस्किट जिसको राहुल गांधी खिलाते थे वो डॉग, ये स्वयं बता देंगे कि जब नवीन चावला को शाह कमीशन के बावजूद भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन बनाती है तो वो कौन से डॉग थे। ये बाकी सबको गवर्नर बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, कांग्रेस की टिकट दी जाती है, ये कौन से डॉग थे ये भी निखिल जी बताएंगे। लेकिन निखिल जी क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक को लेके बहुत उत्तेजित है जिस तरीके से उनके नेता है, निखिल जी लोकसभा में कर्नाटक की कितनी सीटें हैं और कांग्रेस के पास कितनी और पिछली बार कितनी थी, जरा बताएंगे। टोटल कितनी सीटें हैं कर्नाटक में लोकसभा की, बताइए। और मैं आपका दिया हुआ क्विज क्यों खेलूं? देखिए राधिका जी, नाविका जी भी जानती हैं कि मुझे इसका जवाब पता है, लेकिन मैं आपके पास में क्विज खेलने नहीं आया। मैं बता देती हूँ 28 सीटें। निखिल जी नहीं जानते, अगर आप जानते हो तो आप बता देते। मैं बता देती हूँ 28 सीटें हैं। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आप लोग नहीं पढ़ के आते हैं क्योंकि आप लोग शूट एंड स्कूट की पॉलिसी चलती है। 28 सीटें हैं। ओह माय गॉड, मत करिए, चुपचाप सुनिए। 28 सीटें हैं लोकसभा में और आपके पास 9 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी की 8 सीटें बड़ी है, तो सबसे पहले जो 8 सीटें बड़ी है, मैं फिर आपके शो पे आज नाविका जी बोल रही हूँ और हर बार आपके शो पे मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये सवाल पूछती हूँ और कोई भी जवाब नहीं दे पाता। देखिए उनके नेता इतना बड़ा कर्नाटक का मुद्दा उठाते हैं लेकिन कोई ये पढ़ के नहीं आता कि कितनी लोकसभा सीटें हैं और कितनी इनकी सीटें बड़ी है। 8 सीटें इस लोकसभा चुनाव में बड़ी है, हमारी कम हुई है। बिल्कुल धांधली है, कैसे आपकी बढ़ गई? क्योंकि राहुल बाबा को कोई वोट नहीं दे सकता। देश के खिलाफ सीधे तौर पर इंदिरा भवन से खड़े होकर बोलता है कि हमारी लड़ाई मैं इस डिबेट में जाना ही नहीं चाहती। लेकिन राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से हैं हमारे साथ। राजेश गुप्ता जी, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है आपसे। अगर इतनी वोट चोरी हुई थी, इलेक्शन कमीशन इतना जेब में था बीजेपी का, तो फिर 303 से 240 कैसे हो गया पिछले चुनाव में? अब मुझे समझ नहीं आया। चोरी भी इनके घर हुई, चोरी का आरोप भी इनके घर में लग रहा है, ये चल क्या रहा है? पहले देश को ये समझा दे। निविका जी, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर शायद चोरी नहीं करते तो 240 भी नहीं आती, तो हो सकता है 150 पे ही निपट जाती। 304 की तो बेवजह की बात थी, 400 पार के भी नारे लगा रहे थे। जिन साहब का नाम आप बार बार ले रहे हैं वो टीवी पे रोके, उन्होंने माफी मांगी थी कि 400 पार हो रहे हैं, है ना, और उनका नहीं हुए तो रो पड़े। पहली बात। दूसरी बात, इतनी बात हो रही है वोट चोरी की, आपने टीवी पे देखा, मैंने आपके चैनल पे देखा था, याद है ना अनिल मसीह को, कैसे वो बीजेपी के लिए मेयर इलेक्शन चंडीगढ़ में मसीहा बन के आए थे और टिक कर रहे थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा क्या कर रहे हो। क्या आज तक उनके खिलाफ कुछ करा गया? इससे बड़ा सबूत क्या होगा वोट चोरी का, आप बताइए। दूसरी बात, खुद अनुराग ठाकुर जी ने कहा और अभी मेरी बहन अभी राधिका जी भी कह रही हैं कि वोट सेटिंग तो हो सकती है, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस में करी है, राधिका जी कह रही है, मैंने तो नहीं कहा। ऐसे ही अनुराग ठाकुर जी ने संसद में खड़े होकर कह दिया कि देखिए जी इन्होंने तो सेटिंग करी रायबरेली में, अमेठी में, तो यानी हो सकती है ना। ये सारी चीजें आपके सामने है, आपके सामने हो रही है, खुद आपके सामने टीवी पे मान रहे हैं और वीडियो पे आपने अनिल मसीह जी को वहां पे दिखाया है। बताइए इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ये सारी चीजें आपके सामने है और आपने का आरोप लगा के भाग जाते हैं जीएसटी के ऊपर। अभी खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 अगस्त को कि हम जीएसटी पे कमेटी बनाएंगे, दिवाली पे तोहफा देंगे जीएसटी कम करके, यानी ज्यादा था ना, गलत था ना। आप एमआरआई मशीन के ऊपर भी 18% के ऊपर टैक्स मांग लेते हैं, जो लोगों की जान बचाने की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें सामने हैं, लोग सब कुछ देख रहे हैं। एक छोटी सी चीज को उठा के शोर मचा देना, दिल्ली का परफेक्ट एग्जांपल है आपके सामने। छोटी सी चीज को देखकर शोर मचाना, अरे कमाल है। कल तक आप कह रहे थे कि वोट चोरी बड़ी चीज है, आज आप कह रहे हैं छोटी सी चीज पर अपॉलॉजी आ गई, शोर मच गया।
अब छोटी है या बड़ी है, ये ईश्वरन भंडारी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज इतनी बड़ी है कि यात्राएं निकल रही हैं, जिस पर पिछले 3 हफ्तों से पूरा संसद स्थगित किया हुआ है, इंडिया के स्पेस मिशन की डिस्कशन नहीं हो सकती, शुभांशु शुक्ला की बात नहीं हो सकती, वो आज छोटी चीज हो गई। नाविका जी, जो पूरा फ्लैगशिप कैंपेन है विपक्ष का वो है वोट चोरी, क्योंकि वो ये नहीं मानते जनता ने हमें हराया है, वो ये मानते हैं हम वोट चोरी से हारे, यही उनका केस है। उस केस को बिल्ड करने के लिए वो कुछ डाटा लेके आते हैं। जब वो डाटा ही झूठा निकलता है तो उससे बड़ी इस देश में क्या न्यूज हो सकती है कि आपके सारे कैंपेन का जो गुब्बारा है उसकी हवा निकल रही है क्योंकि आपके पास डाटा नहीं है। दूसरी बात, एक बात और बहुत जरूरी है, अगर ईसी बीजेपी के लिए काम कर रही होती तो बीजेपी का बेस्ट रिजल्ट 2014 में जब आया था तब कांग्रेस के नीचे थी इलेक्शन कमीशन, ईवीएम भी कांग्रेस के थे। इस बारी बीजेपी का वर्स्ट रिजल्ट आया है पिछले 3 चुनावों का, और इस बारी बीजेपी ने चोरी करी है इसलिए उसका वर्स्ट रिजल्ट आया है। कोई लॉजिक तो थोड़ा आर्गुमेंट में लेके आइए। यही लॉजिक था, यही तर्क था। मैं अगर आम आदमी पार्टी की भी बात कर लूं, अभी आप बात कर रहे हैं जीएसटी रेट्स की, अच्छी बहस जरूर कीजिए, क्या जीएसटी रेट्स होने चाहिए, वो एक इकोनॉमिक डिबेट है, होनी चाहिए इस देश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको आप वोट चोरी से कैसे जोड़ रहे हैं? बिल्कुल लॉजिक नहीं है, क्योंकि चोरी पर, राजनीति पर कोई जीएसटी नहीं लग रहा, इसलिए कुछ भी कहीं भी बोल दो। लेकिन पब्लिक के सवाल है, दीपक सैनी का कैथल हरियाणा से सवाल है, वोट चोरी वाले दावे की सच्चाई सामने आ गई, क्या इंडिया ब्लॉक के नेता अब देश से माफी मांगेंगे? राजीव रेड्डी कर्नाटक से सवाल पूछ रहे हैं, बिहार में सीएम पद के लिए चुनाव हो रहा है लेकिन तेजस्वी राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? अब बादशाह आलम जी ये बता दीजिए, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी जी तो पूरा राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि जिस बात पे यात्रा हो रही है उस पर उन बातों से कुछ होना जाना है नहीं। अब तेजस्वी जी सही है या तेज प्रताप जी सही? देखिए, वहाँ का जो बिहार के अंदर जो अपना ये अधिकार यात्रा चल रहा है वोट का, तो वहाँ ये जन सैलाब ही बता रहा है कि क्या हुआ है और जनता के मन में क्या है। तो ये जन सैलाब देख के ये सब लोग घबराए हुए हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग झूठ बोल रहे हैं। यही बिल्कुल जो है सत्य बोलती है बीजेपी और चुनाव आयोग, और तो कोई सच नहीं बोल रहा है। ठीक है, हम महागठबंधन में वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं बिहार के अंदर, और ये हमारी बता रही है कि तो जो राहुल गांधी ने जो चीजें दिखाई, अगर वीडियो डाल रहे हैं और बिहार का जन सैलाब बता रहे हैं, तो महाराष्ट्र में तो ये रो रहे हैं कि वोट चोरी हो गई। अब क्या बिहार में होने वाला है मुझे पता नहीं। जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो 300 से आपने कहा कि 244 पे आ गए, ये सब ये अभी समझ में आ जाएगा इनको। ये बिहार का इलेक्शन होने दीजिए आप। अच्छा, मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ, चलिए आप कम से कम आज शो पर कह दीजिए बादशाह आलम जी कि आप बॉयकॉट नहीं करेंगे बिहार का चुनाव, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी यही रहेगा, देश भी यही रहेगा, प्रधानमंत्री भी यही रहेंगे। आप कम से कम आज ये तो कह दीजिए कि आप चुनाव बॉयकॉट नहीं करेंगे। कमीशन ये जिस तरह का, नाविका जी एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह का इलेक्शन कमीशन आज के लिए संवैधानिक संस्था होकर काम कर रहा है, ये अब यहाँ रहने के लायक नहीं रह गया है, और इससे विपक्ष की पार्टियां रहने नहीं देगी। वो तो जनता तय करेगी बादशाह आलम जी, जनता तय करेगी किसका टाइम आ गया है आने का, किसका टाइम आ गया है जाने का। लेकिन वोट चोरी के बाद राशन चोरी, जमीन चोरी वाला राहुल गांधी का दांव क्या है, ये हमने सर्वे किया। सैंपल साइज 25,000 लोग। वोट के लिए डर की राजनीति 74%, सच बोल रहे हैं 24%, कह नहीं सकते 2%, यानी कि 74% लोग समझते हैं कि ये एक राजनीति का नया दावा है। सच में वोट चोरी हो रही है ऐसा मानने वाले सिर्फ 24% है। तो ये अधिकार रैली कहां जा रही है, कैसी जा रही है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आज वोट चोरी वाले पूरे आरोप को जो धक्का लगा है, क्या विपक्ष इससे बाहर आ पाएगा? क्या आज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, और अब इस धक्के के बाद इस गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल कम होगा? यही है आज सवाल पब्लिक का।